Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have discussed about Lamarckism, or we can call the theory of inheritance of acquired characters. तो ये क्या है? These are the theories of organic evolution. And today we will discuss about Darwinism, or we can call the theory of natural selection. तो जैसे लेमार्क ने अपने व्यूज़ दिए थे इवोल्यूशन के रिगार्डिंग, वैसे ही डार्विन ने और चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने भी अपने क्या है व्यूज़ दिए थे इवोल्यूशन के रिगार्डिंग, और हमने इनकी थ्योरी को कहा डार्विनिज्म और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. कौन थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन और हु वाज डार्विन? तो जो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन हैं वो इंग्लैंड से थे और उनका जो बर्थ है 12 Feb 1809 में हुआ था. कहाँ पर? इंग्लैंड में. इन्होंने 27 दिसंबर 1831 से 2 अक्टूबर 1836 तक अपना एक जो वोयाज था, दैट इज़ HMS वोयाज, उसमें उन्होंने ट्रेवल किया. और कहाँ से शुरू किया? साउथ अमेरिका से, फिर साउथ अफ्रीका, देन ऑस्ट्रेलिया एंड फाइनली टू द गैलापागोस आइलैंड. गैलापागोस आइलैंड जहाँ पर डार्विन ने अपना मेजर वर्क किया. तो ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उन्होंने वो कौन सी शिप थी, कौन सा वोयाज था जिस पे जो डार्विन ने ट्रेवल किया था, तो वो कौन सा था? HMS वोयाज. कब से कब? 1831 से लेकर 1836 तक. कहाँ पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया या फिर कहाँ पर उन्होंने स्टडी की? तो दैट वाज ऑन द गैलापागोस आइलैंड, जहाँ पर उन्होंने फॉसिल्स की डीप या डिटेल स्टडी की. एक्चुअली जो डार्विन थे, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुक रिटन बाय माल्थस एंड द चार्ल्स लाइल. माल्थस ने जो बुक लिखी थी वो थी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, और चार्ल्स लाइल ने जो बुक लिखी थी दैट वाज प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी. और इन्हीं दोनों बुक से वो काफ़ी प्रेरित थे, काफ़ी इन्फ्लुएंस थे. और उसी टाइम पे जो एल्फ्रेड वेलेस है वो भी वर्क कर रहे थे मेले आर्कीपेलागो पे. उन्होंने इसी पे जो डार्विन वर्क कर रहे हैं इसी पे उन्होंने वर्क किया. अपना जो कंप्लीट वर्क का कंक्लूजन था वो चार्ट फॉर्म में डार्विन के पास उन्होंने सेंड किया. और डार्विन ने इसके बारे में, इस चार्ट के बारे में, इस वर्क के बारे में अपनी बुक में डिस्कस किया है, दैट इज़ ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, दैट वाज रिटन इन 1859. तो ये क्या है? ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, नीट में पूछा जा सकता है कि किससे इन्फ्लुएंस थे, कौन सी बुक्स थी. तो माल्थस और लाइल, ठीक है. किसने अपना वर्क सेंड किया? एल्फ्रेड वेलेस ने अपना वर्क सेंड किया इन द फॉर्म ऑफ चार्ट टू डार्विन, और डार्विन ने उसका जिक्र किया है अपनी बुक में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. कौन से ईयर में आई थी? 1859 में. तो जो डार्विनिज्म है उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, और उन बेसिक कंसेप्ट में जो दो मेन या दो की कंसेप्ट जिनको हम कहेंगे वो हैं ब्रांचिंग डिसेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन से दो मेन की कंसेप्ट है डार्विन के. तो दैट इज ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन. एंड यू नो दिस टर्म नेचुरल सिलेक्शन, द टर्म वाज आल्सो coined बाय डार्विन. ये जो टर्म है ये भी किसने कॉइन की थी? डार्विन ने ही कॉइन की थी. कौन सी? नेचुरल सिलेक्शन. तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि डार्विन के दो की कंसेप्ट, दो इम्पॉर्टेंट मेन कंसेप्ट कौन से थे डार्विनिज्म के या अपनी थ्योरी के, तो वो है ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन. नाउ विल टॉक अबाउट द बेसिक कंसेप्ट. किन किन के बारे में डार्विन ने अपनी थ्योरी में जिक्र किया है? पहला है ओवर प्रोडक्शन. कोई भी स्पीसीज़ है जब उसको अनलिमिटेड सोर्सेज मिलते हैं, वैसे इन्होंने जो यहाँ पे रेफरेंस दिया था वो बैक्टीरिया का दिया था कि बैक्टीरिया को जब अनलिमिटेड रिसोर्स मिलते हैं तो वो क्या करता है? अपनी प्रोजनी को प्रोड्यूस करता रहता है, ओवर प्रोड्यूस करता रहता है ताकि सर्वाइव कर सके.
तो इन्होंने कहा कि किसी भी स्पीसीज को अगर सरवाइव करना है और यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड होने चाहिए, सो दैट वो ओवर प्रोड्यूस कर सके और ओवर प्रोडक्शन के कारण वो अपना जो एग्जिस्टेंस है उसको मेंटेन कर सके। ठीक है, किसको इन्फ्लुएंस होके या फिर किसके बेसिस पे कहा था? बैक्टीरिया के बेसिस पे, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेके। Second and the most important concept, or we can call it the feature of this theory, is struggle for existence. कि अगर आपको survive करना है तो आपको struggle करनी पड़ेगी, आपको लड़ना पड़ेगा, अपना जो हक है वो छीनना पड़ेगा। और इस struggle में जो 3 important टाइप के struggle थे, जिसमें सबसे most intense जो struggle था that was intraspecific struggle। हम इसको क्या कहेंगे? मोस्ट इंटेंसिव स्ट्रगल। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक ही स्पीसीज के मेंबर, सेम स्पीसीज के जो मेंबर है वो आपस में लड़ रहे हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए, फूड के लिए, स्पेस के लिए, और इस तरह की जो स्ट्रगल है वो कहलाती है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। मतलब यहाँ पर जो स्पीसीज हैं वो कैसी है? वो सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं और सेम स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, एक दूसरे के साथ compete करते हैं सरवाइव करने के लिए। सेकेंड है दैट इज इंटर स्पेसिफिक। यहाँ पर किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी में पॉपुलेशन है डिफरेंट स्पीसीज की, तो जो डिफरेंट स्पीसीज हैं वो आपस में क्या करती हैं? compete करती हैं। कोई भी 2 स्पीसीज हैं A एंड B, वो क्या कर रही हैं? आपस में compete कर रही हैं, आपस में झगड़ा कर रही हैं सर्वाइवल के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए। तो ये क्या है? इंटर स्पेसिफिक। मतलब यहाँ पर कम्युनिटी आ जाएगी और इंटर स्पेसिफिक में एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में एक पॉपुलेशन जो सेम स्पीसीज के सेम मेंबर्स से बनी है वही आपस में लड़ाई कर रहे हैं। इंटरस्पेसिफिक में क्या है? कम्युनिटी है, कम्युनिटी के अंदर क्या है? डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हैं और वो एक दूसरे से compete कर रही हैं सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल। यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है या जो कम्युनिटीज हैं वो इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंटल फैक्टर से, नेचर के साथ compete कर रही हैं सर्वाइवल के लिए। किससे? नेचर के साथ compete कर रही हैं सर्वाइवल के लिए। तो ये क्या है? दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रगल बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज दैट इज इंट्रास्पेसिफिक, between the members of 2 species that is interspecific, and between the community or organism and the environment that is environmental struggle। समझ में आया? चलो नेक्स्ट जो है दैट इज वेरिएशन एंड हेरिडिटी। ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके लिए डार्विन की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, या कह सकते हैं कि जिसके लिए सबसे ज़्यादा इसको अप्रिशिएट किया गया कि डार्विन ने वेरिएशन के बारे में कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मतलब एक स्पीसीज है, उस स्पीसीज एक पॉपुलेशन है और उसी पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से वेरी करते हैं। लेकिन अगर हम उसी पॉपुलेशन को किसी दूसरी पॉपुलेशन से कंपेयर करेंगे, अगर हम उसी पॉपुलेशन को किसी दूसरी पॉपुलेशन से कंपेयर करेंगे तो उनमें लार्ज वेरिएशन होगी और वो जो सेम पॉपुलेशन, सेम मेंबर्स हैं वो समहाउ एक जैसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस एंड वी कैन कॉल द काउ और डॉग और बफेलो, जो भी आप स्पीसीज लेना चाहो। तो अगर हम ह्यूमंस इंडिविजुअली देखें तो सारे ह्यूमंस क्या है? एक दूसरे से डिफर है। लेकिन जब हम इन्हीं को एक पॉपुलेशन के रूप में देखते हैं तो सारे सेम हैं, और हम इन्हीं स्पीसीज को किसी दूसरी स्पीसीज से कंपेयर करते हैं तो देयर इज अ लार्ज डिफरेंस दैट इज नोन एज वेरिएशन। तो क्या है? इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो उनको अडेप्टेशन में, उनको सरवाइव करने में हेल्प करते हैं, और इस तरह के जो कैरेक्टर्स कहलाते हैं एडेप्टिव और यूजफुल वेरिएशन। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, कुछ ऐसी वेरिएशन है जो उनके सर्वाइवल में कहीं रोल प्ले नहीं करती हैं, दे आर नोन एज नॉन अडेप्टिव और नॉन यूजफुल वेरिएशंस। Next and the important point, again a very important point of this theory is survival of the fittest। यहाँ पर डार्विन ने कहा कि जो इन्वायरमेंट में अपने आप को चेंज, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेगा,
चेंज कैसे करेगा कि कुछ अडेप्टेशंस कर लेगा, अडेप्टेशंस के कारण कुछ न्यू कैरेक्टर्स डेवलप करेगा, अडेप्ट किया, न्यू कैरेक्टर्स डेवलप किए, किसके हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो स्पीसीज सर्वाइव कर पाएगी। अगर कोई इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढाल पाया, उस इन्वायरमेंटल कंडीशंस में फिट नहीं हो पाया, तो वो जो ऑर्गेनिज्म है, वो स्पीसीज है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और इसी के लिए इन्होंने एक और टर्म यूज की थी, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग जो बेस्ट है, जो फिट है, जिसने अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज किया है, सर्वाइव किया, जिसने चेंज नहीं किया वो सर्वाइव नहीं कर पाया। यहाँ पर इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट टर्म यूज की, दैट इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस या रिप्रोडक्टिव सिलेक्शन या सेक्सुअल सिलेक्शन भी जिसको कहा जाता है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो फीमेल्स है दे आर द प्राइमरी प्रायोरिटी जिसको बोलेंगे, या वो सुपीरियर हैं कि वो चूज कर सकती हैं कि उनको किस तरह की वेरिएशन चाहिए अकॉर्डिंग टू डार्विन। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हम कंसेप्ट कहेंगे इस थ्योरी का, दैट इज ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। देखो ये भी इसी से रिलेट कर रही है। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया, अडेप्ट करने के बाद कुछ न्यू कैरेक्टर्स डेवलप किए, और इन्हीं कुछ न्यू कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट के कारण नई स्पीसीज भी बनी, जिसको बोला गया स्पेसिएशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज। ये क्या है, ये सारे, ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द स्लाइंट फीचर्स ऑफ द डार्विन्स थ्योरी, या फिर व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द डार्विन्स थ्योरी या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो उसमें आपको इन्हीं सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। अब जो अच्छा काम करेगा उसकी कहीं ना कहीं उसको क्रिटिसाइज भी किया जाएगा, उसके कुछ क्रिटिक्स भी होंगे। तो यहाँ पर क्रिटिसिज्म में क्या रहा, पहला कि उन्होंने वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं किया कि वेस्टिजियल ऑर्गन होते क्यों हैं, उनका फंक्शन क्या था, क्यों वो अब प्रेजेंट हैं, कोई जिक्र नहीं। सेकेंड थिंग, यहाँ पर उन्होंने कह दिया दैट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लेकिन कैसे, वो फिट ऑर्गेनिज्म डेवलप कैसे हुआ। फिर उन्होंने कहा कि यहीं पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में जो सेक्सुअल सिलेक्शन है कि क्यों फीमेल्स के पास वो प्रायोरिटी है। तो ये कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट थे जिनके बारे में, हाँ, हेरिडिटी इम्पोर्टेंट, उनको ज़्यादा जेनेटिक्स की भी नॉलेज नहीं थी, और शायद इसी कारण जब मेंडल ने अपना वर्क किया था तो उसी टाइम पे डार्विन का जो काम था वो टॉप पे था और मेंडल को इग्नोर किया गया, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो डार्विन को जेनेटिक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, और यही जो बेसिक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो उनका क्रिटिसिज्म का कारण बने। तो भाई ये दो थ्योरी थी, डार्विन की आज पढ़ी, लेमार्क की हमने पिछली वीडियो में पढ़ी, और इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी आती है, दैट इज म्यूटेशनल थ्योरी, जो दी थी ह्यूगो डी वेरीज ने, और इस थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये तीनों ही थ्योरीज बोर्ड के लिए और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।